हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों की ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू मिल रही है। इधर हम लोगों ने लेखपाल का भी बैच स्टार्ट कर दिया है और लेखपाल के बैच में जो है आपको मैथ्स का और जीएस का सेक्शन कंटिन्यू प्रोवाइड हो रहा है। जो है जीएस में हम लोगों ने जो है एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जो है लेखपाल की परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उठा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय ग्रामीण परिवेश, सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश में कृषि से संबंधित और उसके बाद जो है भारतीय कृषि की व्यवस्था कैसी थी उस पर चर्चा करेंगे और क्या कमियां हैं, भारत सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार का पढ़ने के बाद जो है हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। तो लेखपाल के क्या कार्य होते हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी कैसी होती है, तो मैं आपको हर एक पॉइंट को बता दे रहा हूँ। जो है उनको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बना के जो है मैं दे दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम के लिंक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। जो है तो आप लोग भी फटाफट मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, ताकि जो है उनको हमारा पीडीएफ वीडियो का कंटिन्यू मिलता रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो है आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं कि भारतीय कृषि की व्यवस्था क्या है। पहले भारतीय पढ़ेंगे, पूरे भारतवर्ष की क्या रिकॉर्ड है, उसके बाद जो है फिर उत्तर प्रदेश का देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान हर दृष्टि से सर्वोच्च है। भारत को शुरुआत से एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, आप जानते हैं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का काफ़ी योगदान है। राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान है। देश के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1950-51 में कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 60% था। उस समय जो है 60% जो है कृषि का योगदान था, और इस समय जीडीपी में कृषि का हिस्सा 0.5% है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आधुनिकीकरण के कारण हो रहा है। जो है इस वजह से ऐसा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय कृषि जो है वो रोजगार प्रदान करने में जो है वो सहायक है। रोजगार प्रदान करने में जो है भारतीय कृषि जो है वो सहायक है। क्या योगदान है इनका? वर्ष 1951 में कार्यकारी जनसंख्या का 69.5%, जब आज़ादी भारतवर्ष को मिली जो है तो लगभग 69.5% कृषि में लगा हुआ क्षेत्र था। वर्तमान में यह लगभग 57% है। कुछ आधुनिकीकरण होने के कारण ये घटी है संख्या, किंतु जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण कृषि में लगे हुए लोगों की वास्तविक संख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो लोग कृषि में भी काम करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। देशवासियों के उपभोग में कृषि पदार्थों का स्थान, साधारणतः भारतीयों का जीवन स्तर नीचा है, इसलिए वे आय का बड़ा खाद्य पदार्थों पर व्यय करते हैं। ठीक है,
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में ग्रामीण परिवार अपने कुल आय का लगभग 44% और शहरी परिवार अपने कुल आय का कुल व्यय का 56%। ठीक है, तो जो ग्रामीण परिवार है वो अपने व्यय का 44% और जो शहरी हैं वो 56% खाद्य पदार्थों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों पर व्यय का पारिवारिक बजटों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक बजट में जानते हैं आप खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा आपका हिस्सा है। जनसंख्या और तथा प्रति व्यक्ति निजी उपभोग में वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने कृषि पदार्थों की मांग में 4.7% वार्षिक दर का अनुमान लगाया। ठीक है, जो कृषि पदार्थों की जो योजना आयोग है, जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं कि 5 साल में हर विभाग में क्या ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, और जनसंख्या और प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता है, इस हिसाब से जो है इसने कृषि पदार्थों की मांग में 4.7% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस समय देश में खाद्य संबंधी आत्मनिर्भरता उसी समय तक रहती है जबकि कृषि के उत्पादन में कम से कम 5% वार्षिक वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो जब कृषि के उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि हो जाएगी तो आत्मनिर्भरता मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसा न होने पर मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जो है, मांग और उस हिसाब से उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो इसमें असंतुलन हो जाएगा। औद्योगिक विकास में क्या योगदान है? भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और पटसन, देखिए भारत की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, उसमें भारत को जो प्रमुख उद्योगों जितने भी हैं उद्योग लगे हुए हैं, उनको जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे सूती हो गया, पटसन वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी वनस्पति बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही जुड़े हुए हैं। हथकरघा, बुनाई, तेल, चावल आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योग को भी कृषि से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व। ठीक है, इंटरनेशनल जो व्यापार है, हमारे ट्रेडिंग है, उसमें क्या है, भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। वर्ष 2003-04 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग देखिए 11.8% था तथा कृषि से बनी हुई वस्तुओं का अनुपात भी लगभग 25% था। ठीक है, तो देख रहे हैं आप जो है 25% जो कृषि से बनी हुई वस्तुएं थी वही रेशियो था। भारत के कुल निर्यातों में कृषि उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8% था। ठीक है, जो टोटल निर्यात होता था कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं से अनुपात जो है 36.8, जो कृषि के महत्व को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि का कितना महत्व है। तो प्रारंभ में जो है कृषि उत्पादन में जो निम्न उत्पादन थे उसके कारण क्या क्या थे, आइए देखते हैं। यद्यपि आयोजन काल के दौरान कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति, फिर भी इसके विकास में अभी काफ़ी गुंजाइशें हैं। कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि कृषि अभी भी पिछड़े है हमारी जो है, और इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि सामान्य कारण, संस्थागत कारण, कई कारण हैं जो है। सामान्य कारण में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कृषि की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं जो है। अब देखिए करंट में आपका कोविड-19 की वजह से बहुत से लेबर जो इंडस्ट्री में लगे हुए थे सब रिटर्न होकर जो है अपने घरों में लौट आ रहे हैं, जो खेती बाड़ी छोटा मोटा जो भी होगा उसको करेंगे। गैर कृषि उद्यमों के अभाव एवं तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेती में आवश्यकता से कहीं अधिक लोग लगे हुए हैं। इस कारण खेतों के आकार बहुत छोटे
और प्रति कृषक द्वारा कृषि उपयोग में लाई गई भूमि का क्षेत्रफल घटता गया और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी बढ़ती गई। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगेंगे एक ही फील्ड में तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगला है निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण। ये क्या है? सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, अंधविश्वासी हैं, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार वाली प्रणाली आज भी बलवती है। गांव के क्षेत्र में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से जाति प्रथा, संयुक्त परिवार ये सब आज भी हैं। ऐसे में अधिकतर किसान खेती के पुराने तरीकों से ही संतुष्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में अब पहले से कुछ सुधार हो रहा है, मगर अभी भी वही चीज़ें हैं। आगे है अपर्याप्त वित्त और विपणन। भारतीय कृषि को वित्त और विपणन की व्यवस्था आज की अपर्याप्तता के कारण परेशानी उठानी पड़। देश में इन सुविधाओं का बहुत अभाव है तथा जहाँ कहीं भी इनकी उपलब्धता है वो बहुत महंगी है। कृषि की जो टेक्नोलॉजी है, आप जानते हैं, मैनेजमेंट है, उन्नत बीजें हैं, ये सब जो है बहुत महंगे हैं जहाँ जहाँ है। इसी वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। देखिए संस्थानात्मक कारण क्या है इसके, जो है इसको भी देख लिया जाए। जोत का छोटा आकार। भारत में जोत का औसत आकार बहुत छोटा है, जो 1.6 हेक्टेयर के लगभग है। इस प्रकार खेतों के छोटे आकार के कारण वैज्ञानिक विधि से कृषि करने में मुश्किलें आती से और भी बहुत से कारण पनपते हैं जो कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार हैं। जानते हैं कि यहाँ पे जो जोत का छोटा आकार है जो खेती के लिए बनाया गया है, 1.6 हेक्टेयर बनाया गया है जो है, और ये काफ़ी छोटा है। इस कारण से वैज्ञानिक विधि इस पर बहुत कम अप्लाई हो पाती है। आइए देखते हैं। देखिए भूपट्टेदारी का ढांचा क्या था, जो है इसका अगला पॉइंट है। कुछ समय पूर्व तक जमींदारी और भू स्वामित्व के प्रणालियों के अंदर कृषक भूमि के स्वयं मालिक नहीं थे, जो है ठीक है। जो किसान थे जो है वो स्वयं मालिक नहीं थे, वे जमींदारों के काश्तकार थे। इन्हें जमींदारों को बहुत अधिक लगान देना पड़ता था और बेदखली का डर भी इनको सदैव व्याप्त रहा था। इस कारण खेती में न जमींदारों की रुचि थी और न ही कृषकों की, ठीक है। तो इस कारण खेती में न तो जमींदार ज़्यादा संतुष्ट थे और न ही कृषक। स्वतंत्रता के बाद भूधारण व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए, लेकिन विभिन्न दोषों के कारण यह आज भी पिछड़ी अवस्था में है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका तकनीकी कारण क्या था हमारा, जो है इसमें उत्पादन की पिछड़ी तकनीक थी, जो है भारतीय कृषक निर्धन एवं परंपरावादी होने के कारण पश्चिमी देशों और जापान में बड़े पैमानों पर अपनाई गई आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर सके। अन्य क्षेत्रों की उद्योगों की अपेक्षा खेती में यहाँ उन्नत उपकरणों की कुल संख्या बहुत कम है। जो भारतीय कृषक थे वो बहुत निर्धन थे, परंपरावादी थे, ठीक है। जैसे पश्चिमी देश जापान उपान में अच्छी खासी तकनीक यूज़ हो रही थी, तो यहाँ पे अपनी जो तकनीकी है उपकरणों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। भारत में विभिन्न उर्वरकों, उन्नत बीजों, सुधरे उपकरणों आदि के प्रयोग की प्रेरणा और विनाशकारी कीड़ों और रोगों को प्रभावशाली ढंग से मिटाने की प्रेरणा व सुविधाएं जब तक नहीं दी जा सकती तब तक उत्पादन बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, ठीक है। आइए देखें इसके बाद आपका अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी थी, जो है हमारे देश में अधिकांश किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व 19% भूमि में सिंचाई होती थी, ठीक है। सब इंडिया में आप जानते हैं कि सब वर्षा पे ही डिपेंड है, लेकिन योजना काल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के बावजूद भी कुल खेती योग्य भूमि में केवल 36% में ही सिंचाई होती थी। योजना काल जो बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजना में कि इतना विकास करना है, उसमें भी जो है 36% में ही सिंचाई हो पाती थी, जो है ठीक है। कृषि के विकास में भूमि, बीज, खाद आदि में सुधार का तब तक कोई लाभ नहीं मिलता जब तक कि आप जानते हैं कि सिंचाई कायदे से न हो। इस प्रकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादिता के उपरोक्त कारणों को दूर करने के लिए व्यवसायिक ढांचे में परिवर्तन कर कृषि में जनसंख्या का प्रतिशत कम किया जाए और ग्रामीण जनसंख्या के लिए
ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध किया जाए। ठीक है, तकनीक दृष्टि से किसानों को उन्नत उपकरणों, बीजों, रासायनिक खादों आदि के बारे में जानकारी दिया जाए। सिंचाई सुविधाओं का अधिक विस्तार किया जाए। फसलों में लगने वाले कीड़े, बीमारियों की रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जाएं। पिछले कई सालों से सरकार द्वारा उपरोक्त विषयों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। आशा किया जा रहा है कि निकट भविष्य में कृषि की भू उत्पादकता और श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो विकास हो रहा है धीरे धीरे, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी दे रही है। टेक्निकली जो बीज हैं, रासायनिक खाद हैं, ठीक है, जो फसल में कीड़े लगते हैं, इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए देखते हैं भारतीय कृषि की प्रकृति क्या है जो है। ठीक है, भारतीय कृषि की प्रकृति या भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या। भारतीय कृषि की अपनी कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं। इनमें भारतीय कृषि के स्वरूप का परंपरागत तकनीक, परंपरागत खेती मानव व पशु श्रम, वर्षा, गोबर खाद पर निर्भर होती है। जो रेगुलर खेती करते हैं वो वर्षा, श्रम और गोबर पर डिपेंड है। यद्यपि वर्ष 1966 में कृषि की नई रणनीति को अपनाने के बाद देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उत्पादन की नई तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अभी भी बहुत से क्षेत्रों बहुत सारे क्षेत्रों में परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ है, मगर अभी भी कुछ क्षेत्रों में यही चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो निम्न उत्पादकता क्या है, आइए देखा जाए जो है। अगला पॉइंट इसका है निम्न उत्पादकता। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक हर दृष्टि से देश में कृषि उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। ठीक है, विकसित देशों की तुलना में एक तिहाई उससे भी कम है। प्रति हेक्टेयर मतलब खेत का जो माप है वो भी, और प्रति श्रमिक जो है हर दृष्टि से ये कम है। 1/3 से भी अन्य देशों के कंपैरिजन में ये कम है। उत्पादन में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त न होने का अधिकांश भूमि पर वर्षा के सहारे खेती की जाती है, लेकिन वर्षा अनिश्चित और विभिन्न स्थानों पर असमान रूप से होती है। ठीक है, फलस्वरूप कभी बाढ़ की स्थिति का और कभी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। नई तकनीक कारण उत्पादन की जल उपलब्धि पर निर्भरता बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा में अनिश्चितता होने पर उत्पादन की अस्थिरता बढ़ गई है। ठीक है, विविधता देखा जाए, विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी के कारण देश में तरह तरह की फसलों की खेती की जाती है। हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों, कच्चे माल, निर्यात वस्तुओं की मांग को पूरा करने में समान है। जलवायु और मिट्टी के कारण अलग अलग खेती की जाती है जो है। अब देखिए यहाँ से आपकी अल्प रोजगार व छिपी हुई बेरोजगारी भी सामने आती है। ये क्या होता है जो है, आप जान लीजिए कि कुछ स्थानों को छोड़कर जहाँ सिंचाई की जो सुविधाएं होती हैं जो है, दोहरी फसल खेती की जाती है। जैसे जहाँ 4-5 महीने मतलब दोनों शिफ्ट में 5-5 महीने पर की जाती है खेती जो है। तो कुछ जगह जो है जहाँ सुविधा नहीं है सिंचाई की, तो वहाँ नहीं हो पाती है जो है, तो वो लोग 5-6 महीने तक बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और उनका खेती में कोई योगदान नहीं होता है। इस प्रकार उनकी जो बेरोजगारी होती है वो छिपी हो जाती है। ठीक है, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार। भूमि में सुधार से तात्पर्य ऐसे संस्थागत परिवर्तन से जिसमें भूमिगत संस्थानों का वितरण किसानों खेतिहरों के पक्ष में होता है, जिनसे जोत के आकार में वृद्धि होने के कारण कृषि कार्य लाभप्रद बन जाता है। भूमि सुधार का उद्देश्य उत्पादन के सामाजिक संबंधों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता में अधिकतम किया जाए। ठीक है, तो भूमि सुधार का मतलब यही है कि भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता मुख्यतः 2 प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, सामान्यतः तकनीक और संस्थागत। तकनीक कारकों में उत्तम बीज, उर्वरक, उन्नत हल, ट्रैक्टर, सिंचाई आदि कृषि आदानों विधियों का समावेश है, जिनके उपयोग से कृषि का स्तर उन्नत करने में सहायता मिलती है। चाहे भूमि सुधार न भी हो, संस्थागत सुधारों को अंतर्गत भू स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्वितरण, खेतों के आकार में सुधार, लगान का नियमन इत्यादि शामिल है। देखिए आप जानते हैं कि जब भूमि सुधार किया गया तो भूमि सुधार के पहले क्या थी कि कुछ प्रथाएं चलती थी, जिनको कि क्या प्रथाएं थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अक्सर पूछा जाता है। भूमि सुधार के कार्यक्रम से
इसमें आपकी जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी 3 तरह की प्रथाएं थी। जमींदारी प्रथा क्या थी? जमींदारी प्रथा का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में सन 1793 में किया था। उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और जमींदारी के अंतर्गत जमींदार कृषकों को कृषि के लिए जमीन दे देते थे, उनसे बहुत ऊंचा लगान वसूलते थे। जब मर्जी हो किसानों को खेती से ये बेदखल भी कर दिए थे। बाद में जमींदारों और कृषकों के बीच बिचौलिए का उदय हुआ, ठीक है, जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं था। यह मध्यस्थ बिचौलिया वर्ग लगानजीवी था। जमींदारी बंदोबस्त के 2 स्वरूप थे, ठीक है। तो आप जानते हैं बाद में बिचौलिए लोग भी आ गए इसमें जो है। अब देखिए आपका जो है स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त जो है, इनके बारे में ये जान लिया जाए जो है, ये क्या है जो है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया जाता था। यह प्रणाली बंगाल और बनारस में लागू की गई। स्थायी जो बंदोबस्त था ये आपका बंगाल और बनारस में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अंदर विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष तक के लिए जो लगान था वो निश्चित कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल के शेष जमींदारों, अवध के तालुकदारों पर लागू की गई, ठीक है। तो ये थी आपकी। अगली थी जो है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था ये विलियम बेंटिंक के समय में आगरा, अवध में लागू की गई। बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया। ये विलियम बेंटिंक के समय पे लागू हुई थी आगरा, अवध में, और बाद में इसे मध्य प्रदेश। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। गांव का मुखिया भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने को, तो इस काम का उसे 5% मिलता था। महालवाड़ी व्यवस्था में जो है गांव का मुखिया मेन था। जितने भी जमींदार थे, जितने लोगों के पास जमीन थी, जो लोग खेती करते थे, उनसे लगान वसूल करके ये जो है आपका गवर्नमेंट को देते थे और उसका इनको 5% मिलता था। क्लियर है? रैयतवाड़ी प्रथा जो थी, इस प्रथा में राज्य और काश्तकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था, ठीक है। काश्तकार ही भूमि का स्वामी होता था तथा राज्य को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी भूधारियों पर सीधे और वैयक्तिक रूप से होती थी। पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में मद्रास में कायम हुआ, ठीक है। अब जो काश्तकार है वही भूमि का स्वामी होता था, ठीक है, और भूधारियों पर सीधे वैयक्तिक रूप से इसकी जिम्मेदारी होती थी कि ये लोग जो है जो भू राजस्व को जमा करे। पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में मद्रास में कायम हुआ। यह भूधारण पद्धति बम्बई, बरार और मध्य भारत में प्रचलित थी, ठीक है। आइए, परंतु बाद में ये तीनों पद्धतियां जमींदारी प्रणाली बनकर रह गई और भूमि उपपट्टे पर उठाना, भारी लगान वसूल करना आम बात हो गई। जमींदारों द्वारा उत्पादन का आधे से 2/3 तक लगान वसूला जाने लगा। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय एक और भूमिहीन खेतिहर और स्वेच्छा काश्तकार थे। दूसरी ओर विशाल रियायतों के मालिक व बड़े जमींदार थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाद में जब ये सब एक ही तरीके की हो गई, मतलब जमींदारी प्रथा में ही कन्वर्ट हो गया जो है, बाकी दोनों भी जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको देना पड़ता था, 2/3 तक लगान देना पड़ जाता था जो है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें जो है। इसके बाद जो है आगे की वीडियो में हम भूमि सुधार के उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, और काश्तकारी सुधार, सारे सुधार देखेंगे, कैसे क्या क्या सुधार किया गया जो है, सीमाबंदी क्या किया गई, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे जो है। तो आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है, आपको समझ में आ गया होगा जो है, ठीक है। ये भारतीय कृषि की क्या परंपराएं हैं, क्या भूमि सुधार होता था जो है, और भूमि सुधार के पहले क्या क्या प्रथाएं चली आई थी जो है, सारी चीज़ों के बारे में जो है, जो क्या कमियां हैं, सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा जो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।